हेलो स्टूडेंट्स, एस वी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के हिंदी विषय क्षितिज बुक का दूसरा लेसन। प्रथम लेसन था जो हमारा दो बैलों की कथा, जो एक कहानी थी वो पूर्ण हो गई थी, उसको हमने पूरा कर लिया था। तो आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर 2, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर, तो इस लेसन को पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। तो पढ़ते हैं सर्वप्रथम उनका हम परिचय। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा यानी कि नाना जी के यहाँ ननिहाल के घर ननघर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव यानी कि उनके पिता का गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडेय था, तो अंडरलाइन कर लेना इसको। उनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। और लिखा किस नाम से उन्होंने? राहुल सांकृत्यायन के नाम से लिखा है, और मूल नाम उनका था केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। तो 1893 की बात है, उस समय भारत का यंग था लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर, जो कि भारत का एक पड़ोसी राष्ट्र है, पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया, अर्थात बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए तो बौद्ध धर्म से मिलता जुलता, बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनका नाम रखा गया, राहुल सांकृत्यायन। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। इसीलिए उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। क्योंकि महापंडित क्यों कहा जाता था उन्हें? क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं थी, जिस प्रकार पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी और हिंदी और इंग्लिश के तो जानकार थे ही थे। अनेक भाषाओं के जानकार होने के कारण उनको क्या कहा जाता था? महापंडित कहा जाता था। और सन 1963 में इस महापंडित, इस महान आत्मा का देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। अब है राहुल सांकृत्यायन की कुछ रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, यानी कि इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, अपनी आत्मकथा भी लिखी है। अनेक इन्होंने जिस प्रकार की यात्राएं की, उन यात्रावृत्तों को भी लिखा है, जीवनियाँ भी लिखी हैं और विभिन्न आलोचनाएं भी लिखी हैं, और विभिन्न शोध कार्य, खोज के कार्य भी इन्होंने अनेक विद्याओं में साहित्य सृजन किया है। यानी कि इसके अलावा और भी अन्य बहुत सारी विद्याएं हैं जिसके माध्यम से या जिनमें इन्होंने साहित्य सृजन किया है। सृजन का मतलब है रचना करना।
सृजन का मतलब क्या है? रचना करना किसी चीज़। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। इतना ही नहीं किया इन्होंने बहुत सारे जो अन्य भाषाई ग्रंथ थे जो महत्वपूर्ण थे, समाज की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से जो उपयोगी थे, उनका हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा छह भाग, मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं। दर्शन, दिग्दर्शन। दर्शन, दिग्दर्शन। दिग का मतलब होता है दिशाओं का। दिग्दर्शन का जब संधि विच्छेद करते हैं तो दिग प्लस दर्शन होता है। तो दर्शन, दिग्दर्शन, सभी दिशाओं का दर्शन करना। 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो। यानी कि भागना नहीं है, इसे हमें क्या करना है? इस दुनिया को बदलना है। दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं, अर्थात कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यही कारण था कि इन्हें क्या कहा जाता था? महापंडित कहा जाता था। बहुत सी रचनाओं के, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान भी था और इसके अलावा इन्होंने दर्शन पे, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की और इनकी पुस्तकों की लगभग संख्या कितनी है? 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय, यानी कि जो बहुत सारी सामग्री ऐसी थी जो लगभग लुप्त थी, लोगों के सामने नहीं थी, अर्थात वो गुप्त थी, यानी कि किसी को उसका पता ही नहीं था, उस प्रकार की सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया, अर्थात उसको लोगों के सामने लेकर आए। तो आगे है, यात्राव्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। यानी कि अन्यतम का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत ही ऊंचा स्थान है इनका। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा। घुमक्कड़ी का मतलब होता है घूमते हुए, यानी कि एक जगह स्थायी टिक के नहीं बैठे, अर्थात बहुत सारी उन्होंने यात्राएं की। जिस प्रकार गाड़ियाँ लोहार यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उन्हीं की भांति उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, अर्थात जगह जगह घूमते रहे और विभिन्न रचनाओं को ये क्या करते रहे? लिखते रहे। यानी कि समाज ही क्या, बहुत सारे देशों की भी रचना इन्होंने की है और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए और उस घुमक्कड़ी शास्त्र से जिससे क्या है, आम जनता को, लोगों को क्या मिले? लाभ मिले। उस लाभ का विस्तार से वर्णन किया है इन्होंने। यानी कि कहीं से भी कोई अच्छी चीज़ मिली तो उसके संबंधित उस रचना को उन्होंने उसको रचना में परिवर्तित कर दिया, उन शब्दों को रचना में परिवर्तित कर दिया और उस रचना के लाभ क्या हैं उसका विस्तार से इन्होंने क्या किया? वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। तो विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का क्या बताया? उद्देश्य बताया। यानी कि घूमना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की, अज्ञात यानी कि जो ज्ञात नहीं हो, जिनकी जानकारी नहीं हो, इस प्रकार के स्थलों की भी जानकारी इन्होंने जुटाई। तो घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक चीज़ें जो मनुष्य के लिए क्या हैं? उपयोगी हैं, एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी। अज्ञात स्थल जो स्थान हमारी जानकारी में नहीं थे, अर्थात इस प्रकार के स्थानों की भी उन्होंने जानकारी हमें दिलवाई। अज्ञात स्थलों की जानकारी के
साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ विभिन्न देशों की उन्होंने यात्राएं की, तो किसका आदान प्रदान किया? भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी किया, यानी कि विदेशी भाषा है उसको भी वो भारत में लेके आए और भारतीय भाषा को भी उन्होंने विदेशों में बहुत अधिक बढ़ावा दिया। और इसके साथ साथ संस्कृति का आदान प्रदान। संस्कृति का मतलब होता है जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारे रहन सहन है, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, संस्कृति में सब चीज़ें आती हैं। मेनली आता है संस्कृति में हमारा रहन सहन से संबंधित सभी बातें, हमारे रीति रिवाज। तो ये इसका भी उन्होंने आदान प्रदान किया, अर्थात विभिन्न देशों में इस संस्कृति को और भाषा को उन्होंने पहुंचाया। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के, यानी कि भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त, यानी कि उसका भौगोलिक विवरण, उसका वहाँ के लोगों का, यानी कि किसी भौगोलिक स्थान का वर्णन किया इन्होंने, यानी कि किस प्रकार की वहाँ जलवायु है, किस प्रकार का मौसम रहता है, कहाँ के कैसे वो लोग हैं, किस प्रकार का वहाँ तापमान वगैरह रहता है, तो इस सब का उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से वर्णन किया। तो राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त, भौगोलिक वर्णन ही नहीं किया, इसके अतिरिक्त इसके अलावा वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी भी प्रस्तुत की है। यानी कि उस किसी स्थान पे गए उसका भौगोलिक वर्णन ही नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने वहाँ के जनजीवन की, वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ के जो लोगों का जीवन है, उसकी झांकी, उसकी भी प्रस्तुति की है। अर्थात उनके लोगों का जीवन से संबंधित है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के रीति रिवाज, ये सब झांकी, उसकी जीवन की सुंदरता को, इस झांकी को उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से क्या किया? प्रस्तुत किया। आगे है संकलित अंश में क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज ही। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। भारत का पड़ोसी राष्ट्र है तिब्बत, जहाँ बौद्ध धर्म खूब है, यानी कि बौद्ध धर्मावलंबी बहुत ज़्यादा हैं वहाँ। तो ये संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। इन्होंने प्रथम तिब्बत यात्रा की थी, उस तिब्बत यात्रा से ये जो हम पाठ पढ़ेंगे वो लिया गया है, उसका वर्णन किया है इसमें लेखक ने, जो उन्होंने सन 1920 से लेकर 30 तक नेपाल के रास्ते की थी। यानी कि नेपाल के रास्ते वो तिब्बत गए थे और वहाँ के यात्रा की और वहाँ के विभिन्न रीति रिवाजों को, भौगोलिक दशाओं को, वहाँ के जनजीवन को उन्होंने जांचा परखा और भारतीय लोगों को भी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो जब इन्होंने नेपाल के रास्ते हुए तिब्बत की यात्रा की, तो उस समय यानी कि 29-30 यात्रा की उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। मैंने 20-30 बोल दिया, सॉरी इसके लिए। तो 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। तो जिस समय इन्होंने यात्रा की थी तो उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी, अर्थात तिब्बत की वो यात्रा नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने किस प्रकार से एक छद्म वेश धारण किया, तो इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी, यानी कि अपना रूप परिवर्तित किया, अर्थात एक भिखमंगा, एक भिखारी बने। देखो किस प्रकार से किसी देश की यात्रा करने के लिए, वहाँ की जानकारी जुटाने के लिए, उसकी संस्कृति को देखने के लिए, उसके भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को एक भिखारी के छद्म वेश में किया। अर्थात उन्होंने जो यात्रा की तो एक भिखारी के रूप में एक छद्म वेश में की थी भी। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा, तो तिब्बत की राजधानी कौन सी है? ल्हासा। तो ल्हासा की ओर, अर्थात ल्हासा तिब्बत की राजधानी है, उसकी ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन, यानी कि जब ये नेपाल के रास्ते होते हुए तिब्बत में घुसे, एक भिखमंगे के, एक भिखारी के रूप में
तो इन्होंने उस यात्रा का वर्णन किया ल्हासा का, कि किस प्रकार से दुर्गम रास्तों का उन्होंने वर्णन किया, यानी कि जहाँ तिब्बत पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं वो बड़े ही दुर्गम हैं, अर्थात बहुत ही कठिन रास्ते हैं, उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज, यानी कि जब 1929-30 में इन्होंने नेपाल के रास्ते तिब्बत की जो यात्रा की, तो उस यात्रा वृत्तांत से, उस यात्रा के वर्णन से हमें पता चलता है कि किस प्रकार से उस समय तिब्बती समाज था, और उसकी जानकारी हमें बड़ी ही बढ़िया तरीके से इन्होंने बताई है। अर्थात किस प्रकार से इन्होंने एक भिखमंगे के रूप में वहाँ की यात्रा की, और किस प्रकार से वहाँ समाज की स्थिति देखी, समाज के इन्होंने रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, उसकी भौगोलिक स्थिति आदि को इन्होंने देखा, और किस प्रकार से इसको हमारे सामने प्रकट किया। तो इस सभी का पूरा वर्णन है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। तो इसमें से आपको कुछ प्रश्न करने हैं। तो राहुल सांकृत्यायन का जो परिचय है और उसकी जो विभिन्न रचनाएं हैं, इसको आप करोगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करोगे। उसका जन्म परिचय, कहाँ जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी भाषाओं के वो जानकार थे, कहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, कब किया, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की, इस सब का बढ़िया तरीके से क्या करोगे, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सब चीज़ों को नोट करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।